नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। आज हम आपको एक ऐसी दर्दनाक और चौंका देने वाली सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी है हरियाणा के पानीपत की एक मासूम लड़की सिमरन दुबे की, जिसकी हत्या उसके ही करीबी दोस्तों ने एक शातिर प्लानिंग के तहत कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि वे अपनी पहचान बदलकर प्यार की दुनिया में भाग सकें। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। आइए जानते हैं सच्चाई, धोखे और इंसाफ की इस लड़ाई की पूरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी हरियाणा के पानीपत की है। हरियाणा के पानीपत जिले के थाना नगर इलाके के मोहल्ला आजाद नगर में रहने वाली 20 साल की सिमरन दुबे आर्य डिग्री कॉलेज में बीए के दूसरे साल की छात्रा थी। पढ़ाई के साथ वह एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम यानी राष्ट्रीय सेवा योजना की सदस्य भी थी। इस संस्था के तहत समाज सेवा के लिए कैंप आयोजित किए जाते थे। कैंप में जो विद्यार्थी अच्छा काम करता था उसे कॉलेज की ओर से प्रमाण पत्र मिलता था। एसडी कॉलेज के बीए फाइनल ईयर का छात्र कृष्ण देशवाल एनएसएस का अध्यक्ष था। इसी साल जनवरी में एसडी कॉलेज की तरफ से आर्य डिग्री कॉलेज में एनएसएस का कैंप लगाया गया था। उसी कैंप में सिमरन की मुलाकात कृष्ण देशवाल से हुई थी और तभी दोनों में अच्छी पहचान हो गई थी। थाना नगर के ही मोहल्ला बराना की रहने वाली ज्योति भी आर्य डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी और वह सिमरन की अच्छी फ्रेंड थी। ज्योति की भी कृष्ण देशवाल से जान पहचान हो गई थी। 5 सितंबर 2017 की शाम करीब 4 बजे सिमरन के मोबाइल पर कॉल आई। फोन रिसीव करने पर दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो सिमरन, मैं कृष्ण देशवाल एसडी कॉलेज से बोल रहा हूं। कैसी हो तुम? सिमरन ने खुश होते हुए कहा, नमस्ते सर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप कैसे हैं? कृष्ण ने जवाब दिया, ठीक हूं। यह बताओ कि इस वक्त तुम क्या कर रही हो? सिमरन ने कहा, मैं तो घर पर हूं सर, कोई काम हो तो बताइए, मैं आ जाती हूं। कृष्ण बोला, दरअसल गौशाला मंदिर के कमरे में हमें नाटक की रिहर्सल करनी है। तुम आ जाओगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ज्योति भी आ रही है और कॉलेज के कुछ फ्रेंड भी आ रहे हैं। सिमरन ने कहा, ठीक है सर, अगर ऐसा है तो मैं भी आ जाती हूँ। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, कृष्ण ने कहा और फोन काट दिया। कृष्ण की बात सुनने के बाद सिमरन तुरंत तैयार हुई और घर वालों से कॉलेज जाने की बात कहकर निकल पड़ी। करीब 1 घंटे बाद वह कृष्ण द्वारा बताए गए स्थान गौशाला मंदिर पहुंच गई। ज्योति वहां पहले से मौजूद थी। उसे देखकर सिमरन का चेहरा खिल उठा। दोनों सहेलियां एक दूसरे से गले मिली और बातें करने लगी। तभी कृष्ण सिमरन के लिए कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेकर आया। सिमरन ने दोनों को भी पीने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वे अभी अभी पी चुके हैं। फिर सिमरन आराम से कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। जिस कमरे में कृष्ण, सिमरन और ज्योति बैठे थे उसके बगल में कंप्यूटर कोर्स की क्लास चलती थी। यह कंप्यूटर ट्रेनिंग पशुपालन विभाग के उपनिदेशक वाईडी त्यागी की एक एनजीओ के अंतर्गत होती थी और वहां वंदना नाम की महिला को पढ़ाने के लिए रखा गया था। कृष्ण वाला कमरा अंदर से बंद था, जिससे वंदना को अजीब लगा। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया। लगभग 15 मिनट बाद दरवाजा खुला तो एक लड़का और एक लड़की बैग लिए बाहर निकले। जब वे बाहर से दरवाजा बंद कर रहे थे तो वंदना ने उनसे उनके साथ आई एक और लड़की के बारे में पूछा। इस पर वे कुछ बोले बिना वहां से चले गए। इस पर वंदना ने यह बात मंदिर के पुजारी वेद प्रकाश तिवारी को बताई। वेद प्रकाश को मामला संदिग्ध लगा तो उन्होंने अपने भतीजे अभिनव को वहां की सच्चाई जानने के लिए भेजा। अभिनव हॉल के अंदर से गुजरते हुए उस कमरे तक पहुंचा जिसे एक लड़के और लड़की ने बाहर से बंद कर रखा था। दरवाजा खोलते ही जैसे ही वह भीतर दाखिल हुआ, वहां का भयानक मंजर देखकर वह जोर से चीख पड़ा और घबराते हुए तेजी से बाहर निकल आया। उसकी चीख सुनकर वंदना भी सहम गई और दौड़कर उसके पास पहुंची। जब वंदना ने घबराहट में उससे पूछा कि क्या हुआ, तो अभिनव ने कांपती आवाज में बताया कि कमरे के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी है। यह सुनते ही वंदना के दिमाग में सारी बात साफ हो गई और उसे पूरा मामला समझ आ गया। अभिनव ने तुरंत यह खबर पुजारी वेद प्रकाश तिवारी को दी। उन्होंने बिना देर किए पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर फोन कर सूचना दे दी। कंट्रोल रूम से यह सूचना तुरंत थाना चांदनी बाग पुलिस को पहुंचा दी गई। सूचना मिलते ही थाना चांदनी बाग के थाना प्रभारी संदीप कुमार पुलिस टीम के साथ तेजी से गौशाला मंदिर के लिए रवाना हो गए। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही पुलिस चौकी किशनपुरा के चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह वहां पहुंच चुके थे। दोनों अधिकारियों ने मिलकर घटनास्थल और लाश की अच्छी तरह जांच की। मृतिका के गले पर गला दबाने के साफ निशान थे, जिससे यह साफ हो गया कि हत्या गला घुटकर की गई थी। इतना ही नहीं, लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंककर उसे बुरी तरह जला दिया गया था। शायद हत्यारे ने पहचान छिपाने के लिए ऐसा किया था।
कमरे में पुलिस को एक लेडीज पर्स भी मिला। जब पुलिस ने उस पर्स की तलाशी ली तो उसमें आर्य डिग्री कॉलेज का एक आईडी कार्ड मिला, जिस पर ज्योति लिखा था। कार्ड पर उसके पिता का नाम, घर का पता और फोन नंबर भी दर्ज था। पिता का नाम रामपाल था और वे थाना नगर क्षेत्र के मोहल्ला बराना में रहते थे। एसआई वीरेंद्र सिंह ने तुरंत रामपाल को फोन कर घटनास्थल पर बुला लिया। रामपाल जैसे ही गौशाला मंदिर पर पहुंचे और कमरे में रखी लाश को देखा तो वे जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने लाश की पहचान अपनी बेटी ज्योति के रूप में की। हत्यारों ने शिनाख्त ना हो सके, इसीलिए उसकी पहचान मिटाने की नीयत से तेजाब डालकर चेहरे को बड़ी बेरहमी से जला दिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी राहुल शर्मा, सीआईए श्री के प्रवीण कुमार और डीएसपी जगदीश दूहन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने जब कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि वहां पड़े डबल बेड का गद्दा उठाकर फर्श पर बिछाया गया था। लाश को उसी गद्दे पर लेटाकर उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया था। तेजाब की वजह से न केवल लड़की का चेहरा बुरी तरह झुलस गया था, बल्कि गद्दा भी दूर तक झलकर खराब हो गया था। कमरे में मृतका की चुनरी और उसकी चप्पलें भी पड़ी हुई थीं। मृतका ने बचने के लिए काफी संघर्ष किया था, तभी उसका चश्मा भी टूट गया था और उसका एक शीशा वहीं पड़ा मिला। पुलिस ने वंदना से पूछताछ की, जो वहां कंप्यूटर पढ़ाती थी। वंदना ने बताया कि शाम करीब 4 बजे जब वह वहां पहुंची तो कम्युनिटी हॉल के दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे। उसने करीब 15 मिनट तक दरवाजा खटखटाया, तब जाकर 19-20 साल की एक लड़की ने दरवाजा खोला। उस लड़की के साथ एक लड़का भी था, जो हॉल के कोने में बने कमरे का दरवाजा बंद कर रहा था। वंदना ने जब उनके साथ आई दूसरी लड़की के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे धमकाया और दोनों वहां से चले गए। लड़की ने सलवार सूट पहन रखा था, जबकि लड़का जीन्स और टी शर्ट में था। दोनों के पास बैग थे और उन्होंने हाथ में एक एक पॉलिथीन भी ले रखी थी। लड़के के हाथ में ड्यू कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल भी थी। वंदना को तब कुछ गड़बड़ का शक हुआ और उसने यह शंका पुजारी को बताई। पुजारी ने तुरंत अपने भतीजे अभिनव को जांच के लिए भेजा, जिसके बाद कमरे में लाश होने का पता चला। इस सनसनीखेज घटना की खबर फैलते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि गौशाला मंदिर हमेशा से सुरक्षित जगह माना जाता था और उन दोनों लड़कियों लड़के के वहां आने की कोई जानकारी पुजारी को भी नहीं थी। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे, वरना शायद उन्हीं से उस लड़के और लड़की के बारे में कुछ सुराग मिल जाता। पुलिस ने कमरे से मिले सारे सामान को कब्जे में ले लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद रामपाल की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू हो गई। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस ने ज्योति की लाश उसके पिता रामपाल को सौंप दी, जिन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब इस हत्याकांड की खबर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा तक पहुंची तो उन्होंने भी घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने वहां पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और ज्योति के परिवार वालों से भी मुलाकात की। रेखा शर्मा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पुलिस ने 48 घंटे के अंदर हत्यारे को पकड़ने का आश्वासन दिया है। इस मामले में तेजाब का इस्तेमाल किया गया था, जबकि कोर्ट ने तेजाब की बिक्री पर रोक लगा रखी थी। यह भी जांच का विषय था कि पाबंदी के बावजूद हत्यारे को तेजाब कहां से और कैसे मिला। अगले ही दिन पुलिस ने ज्योति के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि उसके फोन पर आखिरी कॉल अटावला गांव के रहने वाले राजेंद्र देशवाल के बेटे कृष्ण का आया था। कॉल लिस्ट देखकर पुलिस भी चौंक गई। दरअसल दोनों के बीच करीब 14 से 15,000 सेकंड तक लंबी बातचीत हुई थी। पुलिस तुरंत ज्योति के घर पहुंची और रामपाल से कृष्ण के बारे में पूछा। रामपाल ने बताया कि कृष्ण ज्योति के कॉलेज आता जाता था। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और उनमें अच्छी दोस्ती भी थी। पुलिस को इस बात पर हैरानी हुई कि कृष्ण ज्योति का अच्छा दोस्त था और वह उसके घर भी आता जाता था, लेकिन ज्योति की हत्या की खबर सुनने के बाद भी वह उसके घर नहीं आया। पुलिस को शक हुआ कि कहीं ज्योति की हत्या उसी ने तो नहीं की और उसके बाद फरार हो गया हो। पुलिस का शक गहरा होने पर वह कृष्ण देशवाल के घर पहुंची। वहां परिवार वालों से पता चला कि कृष्ण 5 सितंबर से ही घर से गायब है और जाते वक्त वह 1,35,000 रुपए भी ले गया था। इस जानकारी के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस को लगने लगा कि ज्योति की हत्या में कृष्ण का ही हाथ है। कृष्ण के घर वालों ने बताया कि उनका परिवार भैंसों की खरीद फरोख्त का काम करता है और जो पैसे कृष्ण लेकर भागा था वे इसी काम के थे। इस बीच पुलिस को यह भी पता चल गया कि उस दिन कृष्ण के साथ जो लड़की थी उसका नाम सिमरन दुबे है। पुलिस ने दोनों के फोटो लेकर गौशाला मंदिर का रुख किया।
वहां फोटो देखने के बाद वंदना ने बताया कि उसी दिन कमरे से यही दोनों बाहर निकले थे। अब यह साफ हो गया कि ज्योति की हत्या कृष्ण और सिमरन ने ही की थी। इसके बाद पुलिस ने उनके फोटो अखबारों में छपवाकर उनके बारे में सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा कर दी। पुलिस कृष्ण और सिमरन को पकड़ने की कोशिश में जी जान से लगी थी कि तभी सिमरन के पिता अतुल दुबे थाना नगर पहुंचे। उन्होंने कृष्ण देशवाल के खिलाफ अपनी बेटी सिमरन के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना था कि उनकी बेटी के चरित्र पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वह पूरी तरह झूठा है। सिमरन ऐसा घिनौना काम बिल्कुल नहीं कर सकती। अतुल दुबे का यह भी कहना था कि कमरे में जो लाश मिली थी वह ज्योति की नहीं बल्कि सिमरन की थी, लेकिन उनकी इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। पुलिस का कहना था कि मृतिका के कान में जो बाली थी और हाथ में बंधा धागा था वह सिमरन का नहीं था। साथ ही वंदना ने भी पुलिस को बताया था कि उसने कृष्ण और सिमरन को साथ जाते देखा था, इसलिए अतुल दुबे की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। पुलिस कृष्ण और सिमरन का पता लगाने में लगी हुई थी, लेकिन मोबाइल बंद होने की वजह से उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। जैसे ही उनका फोन चालू हुआ पुलिस को उनकी लोकेशन शिमला की मिल गई। लोकेशन मिलते ही सीआईए स्त्री के प्रभारी प्रवीण कुमार अपनी टीम के साथ तुरंत शिमला के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने स्थानीय पुलिस की मदद से शहर के होटलों की तलाशी शुरू कर दी। सैकड़ों होटलों में छानबीन के बाद आखिरकार पुलिस उस होटल तक पहुंची जहां दोनों ठहरे हुए थे। लेकिन जब होटल का रजिस्टर चेक किया गया तो वहां कृष्ण और सिमरन के नाम से कोई भी रुकने वाला दर्ज नहीं था। तभी पुलिस की नजर दो नामों पर टिक गई। श्याम और राधा दोनों का पता पानीपत का दर्ज था। यहीं दोनों से एक बड़ी गलती हो गई थी। उन्होंने रजिस्टर में नाम तो बदल दिए थे, लेकिन पता बदलना भूल गए थे। इसी एक गलती ने पुलिस का शक पक्का कर दिया। पुलिस जब कमरे तक पहुंची तो उन्हें देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। कृष्ण नीचे फर्श पर बैठा हुआ था जबकि ज्योति बेड पर लेटी हुई थी। जिस ज्योति को सब लोग मरी हुई समझ रहे थे वह दरअसल जिंदा थी। मंदिर के कमरे में जो लाश मिली थी वह ज्योति की नहीं बल्कि सिमरन दुबे की थी। पुलिस ने तुरंत दोनों को गिरफ्तार किया और पानीपत ले आई। जब उन्हें एसपी राहुल शर्मा के सामने पेश किया गया तो वह भी हैरान रह गए। राहुल शर्मा ने ज्योति के पिता रामपाल को बुलवाया और उनकी बेटी को सामने खड़ा कर दिया। बेटी को जिंदा देखकर रामपाल भावुक होकर सिर पकड़कर बैठ गए। पूछताछ के दौरान कृष्ण और ज्योति ने सिमरन की हत्या करने का अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद 8 दिसंबर को अदालत में पेश कर पुलिस ने विस्तार से पूछताछ और सबूत इकट्ठा करने के लिए दोनों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान सिमरन की हत्या की जो सच्चाई सामने आई वह इस तरह थी जो बेहद ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली थी। 20 वर्षीय सिमरन दुबे हरियाणा के जिला पानीपत के थाना नगर स्थित मोहल्ला आजाद नगर के रहने वाले आलोक दुबे की बेटी थी। वह 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। सिमरन आर्य डिग्री कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी। उसके ही साथ थाना नगर के बराना गांव की रहने वाली ज्योति भी पढ़ती थी। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं और एनएसएस की सदस्य भी थी। यह घटना 2017 जनवरी की थी। एसडी डिग्री कॉलेज की ओर से आयोजित एनएसएस का कैंप आर्य डिग्री कॉलेज में लगाया गया था। कैंप का अध्यक्ष कृष्ण देशवाल था, जो एसडी कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का छात्र था। वह गांव अटावला का रहने वाला था और उसके पिता राजेंद्र देशवाल भैंसों की खरीद फरोख्त का काम करते थे। कृष्ण 2 बहनों का इकलौता भाई था। घर में बड़ा और अकेला बेटा होने के बावजूद वह किसी भी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं निभाता था। पुलिस के मुताबिक जब वह स्कूल में पढ़ता था तभी उसने खुद के अपहरण का नाटक भी रचा था। वह ज्यादातर दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। आर्य कॉलेज के कैंप में ही उसकी मुलाकात सिमरन और ज्योति से हुई थी। पहली ही नजर में ज्योति को कृष्ण का मासूम चेहरा अच्छा लगने लगा। कृष्ण ने भी ज्योति की आंखों से उसके दिल की बात समझ ली। छरहरे बदन और तीखे नैन नक्श वाली ज्योति भी कृष्ण को पसंद आ गई थी। इसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। जल्द ही उनका यह रिश्ता प्यार में बदल गया। दोनों एक दूसरे से बेहद दीवानगी की हद तक मोहब्बत करने लगे। यहां तक कि हालात ऐसे हो गए कि अब वे एक दूसरे को देखे बिना रह ही नहीं सकते थे। ऐसे में आसान तरीका यह था कि वे शादी कर लें ताकि दोनों हमेशा एक दूसरे की आंखों के सामने रह सकें। लेकिन ज्योति और कृष्ण की जातियां अलग थीं। ज्योति जानती थी कि उसके घर वाले कभी भी कृष्ण से उसकी शादी नहीं कराएंगे। वह कृष्ण के बिना रह नहीं सकती थी और कृष्ण भी ज्योति के बिना जीने की सोच नहीं सकता था। इसीलिए कृष्ण ने ज्योति को साथ भागने के लिए कहा, मगर ज्योति ने भागने से साफ मना कर दिया क्योंकि इससे उसके घर वालों की बदनामी होती।
फिर दोनों एक साथ रहने का कोई और तरीका सोचने लगे। तब उनके दिमाग में क्राइम सीरियल का वो सीन याद आया जो उन्होंने बहुत ध्यान से देखा था। उसी के आधार पर दोनों ने तय किया कि क्यों न वे अपने ही जैसे कदगाठी वाले दो लोगों की हत्या कर दें और उनके चेहरे तेजाब से झुलसा दें ताकि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए। फिर वे उन लोगों को अपने कपड़े पहनाकर अपने आई कार्ड और फोन उनके पास छोड़ देंगे, जिससे लोगों लगे कि वे दोनों मारे जा चुके हैं। ऐसे में लोग उन्हें ढूंढेंगे भी नहीं और वे कहीं और आराम से रहेंगे। ज्योति की सहेली सिमरन दुबे की कद काठी ज्योति के जैसी ही थी। ज्योति उसे जहां बुलाती वह वहीं चली आती थी, इसलिए सिमरन को मारने की योजना बन गई। अब कृष्ण के लिए उसके जैसे शरीर वाले लड़के की तलाश करनी थी। कृष्ण के लिए यह काम मुश्किल नहीं था। 5 सितंबर 2017 को ही उसने नाटक का रिहर्सल का बहाना बनाकर सिमरन के अलावा रमेश को फोन करके गौशाला मंदिर की पहली मंजिल वाले कमरे में बुलाया था। रमेश उस वक्त कुछ दूसरे काम में लगा हुआ था, इसलिए वह उस वक्त नहीं आ पाया। लेकिन वह बाद में आया तो कमरा बंद था, इसलिए वहां से वापस घर चला गया। रमेश तो वक्त पर नहीं पहुंच पाने की वजह से बच गया, लेकिन सिमरन कृष्ण और ज्योति के जाल में फंस गई। सिमरन गौशाला मंदिर पहुंची तो कृष्ण और ज्योति पहले से वहां मौजूद थे। ज्योति को देखकर सिमरन बहुत खुश हुई। मंदिर में आने से पहले ही कृष्ण कोल्ड ड्रिंक, नींद की गोलियां और तेजाब का इंतजाम कर चुका था। यह सब चीजें उसने बैग में छिपा कर लाया था। कृष्ण ने सिमरन को नींद की गोलियां मिली, कोल्ड ड्रिंक पिला दी। सिमरन ने कहा कि वे भी कोल्ड ड्रिंक पिए, तो दोनों ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने अभी अभी पी है। कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद सिमरन की आंखें भारी होने लगीं और वह फर्श पर बेहोश होकर लेट गई। तब ज्योति ने उसके पैर पकड़ लिए और कृष्ण ने उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। सिमरन की मौत के बाद ज्योति ने उसे अपने कपड़े पहना दिए और उसके चेहरे पर तेजाब डालकर पहचान मिटा दी। वह ज्योति है। यह साबित करने के लिए उसने अपना आई कार्ड और मोबाइल वहीं छोड़ दिया ताकि लोग सिमरन को ज्योति समझें। हत्या के बाद कृष्ण और ज्योति कमरे से निकले और ऑटो से पानीपत रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उस समय कोई ट्रेन नहीं थी, तो वे बस स्टैंड चले गए और चंडीगढ़ की बस पकड़ ली। अगले दिन जीरपुर पहुंचे। फिर जब अखबार में ज्योति की हत्या की खबर छपी तो दोनों निश्चिंत हो गए कि लोग समझेंगे ज्योति मारी गई है। दोनों ने आराम से जीर कपूर के मॉल में शॉपिंग की और शिमला जाकर बस स्टैंड के पास होटल रॉयल में कमरा लेकर ठहर गए। उन्हें यह पता ही नहीं था कि पुलिस उनके पीछे है। पुलिस ने शिमला में महज 2 घंटे में सैकड़ों होटल छान मारे। इस दौरान जब पुलिस रॉयल होटल पहुंची तो वहां का नजारा हैरान करने वाला था। पुलिस को देखते ही होटल का पूरा स्टाफ घबराकर इधर उधर भाग गया। मुश्किल यह थी कि पुलिस को सही कमरे का नंबर भी मालूम नहीं था। आधे घंटे की कड़ी तलाश और पूछताछ के बाद एक कमरे का दरवाजा तोड़ना पड़ा। दरवाजा खुला तो अंदर कृष्ण और ज्योति मौजूद मिले। ज्योति के जिंदा मिलने की खबर सुनकर सिमरन के परिवार का दुख और बढ़ गया। वे पहले ही सिमरन की मौत के गम में टूट चुके थे। आलोक दुबे तो घटना वाले दिन से ही कह रहे थे कि मरी हुई लड़की ज्योति नहीं बल्कि उनकी बेटी सिमरन है, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ज्योति के जिंदा मिलने के बाद पुलिस ने आलोक दुबे और उनकी पत्नी उषा को मधुबन ले जाकर डीएनए सैंपल लिए। रिपोर्ट आने के बाद तय हो गया कि गौशाला मंदिर के कमरे में मिली लाश वास्तव में सिमरन की थी। सिमरन हत्याकांड में आरोपियों को पकड़कर पुलिस अपनी तारीफ कर रही थी, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी साफ झलकती है। शिमला के होटल में कृष्ण और ज्योति ने आईडी के तौर पर जो आधार कार्ड दिए थे वे श्याम और राधा के नाम से बने फर्जी कार्ड थे। जब पुलिस ने इस बारे में कृष्ण से पूछताछ की तो उसने बताया कि यह आधार कार्ड उसके दोस्त देव कपूर ने जयपुर से बनवाए थे। पुलिस ने देव कपूर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सिमरन का मोबाइल फोन भी ढूंढना चाहती थी। इस बारे में कृष्ण और ज्योति से पूछा गया तो वे अलग अलग बातें बोल रहे थे। कभी कहते थे कि मोबाइल शिमला की झाड़ियों में फेंक दिया है, तो कभी कहते थे रास्ते में कहीं गिरा दिया है। पुलिस ने तेजाब और नींद की गोलियों के बारे में उनसे पूछा तो कृष्ण और ज्योति ने बताया कि तेजाब उन्होंने गुंड मंडी से लिया था और नींद की गोलियां अपने एक रिश्तेदार के मेडिकल स्टोर से मंगवाई थी। रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। 2020 में कृष्ण का जेल में टीबी बीमारी से मौत हो गई, जबकि ज्योति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कभी कभी प्यार के अंधेपन में इंसान वो कर गुजरता है जो इंसानियत के खिलाफ होता है। कृष्ण और ज्योति ने प्यार के नाम पर जो खून किया उसने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। हमारी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है।
अगर आप भी इस घटना से जुड़े कुछ विचार साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही सच्ची और जागरूक करने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।